चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एडवोकेट नेहा धवन जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नेहा धवन जी, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। कमल हांडा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी, आपका स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत है। और राजकुमार सिंह जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। नेहा जी, आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की, चूंकि आज तो जाहिर है नतीजों का दिन था और आप लोग बराबर कह रहे थे चुनावों से पहले भी कि इस बार ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, जनता उस पर मोहर लगाएगी। आज कमोबेश तस्वीरें वैसी ही दिख रही हैं। कैसे देखती हैं इस जीत को? इस जीत का श्रेय किसको देते हैं और क्या कारण रहे जो इस तरह की जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली निकायों के अंदर भी? नेहा जी। देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रांत की जनता का, जिन्होंने नगर निकाय में अपने वोट दिए, उन सबका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से चुनावों में यकीन दिखाया, विश्वास दिखाया और हमारी जो भाजपा की जो गारंटियां हैं उन पर यकीन करते हुए बम्पर जो जीत हमें दी है। क्योंकि हमारे प्रत्याशी जो मेयर के प्रत्याशी हैं वो लाखों वोटों से भी जीत रहे हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा है। जो दूसरे दलों के प्रत्याशी थे उनसे और भारतीय जनता पार्टी के जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके बीच का जो मार्जिन है वोटों का, वो बहुत ज्यादा मार्जिन देकर हमें जो बम्पर जीत दी है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, जीत का श्रेय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जो सच्चे सिपाही हैं, कार्यकर्ता, उनको जाता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो केंद्र का है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, और सबसे बड़ी बात हमारी जो प्रदेश के प्रभारी हैं सतीश पुनिया जी, नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री मोहनलाल बडोली जी और हमारे संगठन मंत्री माननीय फणिंदर दास जी, इन सबको, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कंधा थपथपाया जाता है कि हम बहुत ही ज्यादा माइनर लेवल पर जो है, माइन्यूट लेवल पर जो है वो अपनी मैनेजमेंट करते हैं और वहां तक जाते हुए पन्ना प्रमुख तक की जो संरचना भारतीय जनता पार्टी की है और चुनाव के समय में कार्यकर्ताओं को आगे रखकर, उनके मन पसंदीदा कैंडिडेट्स को देकर और वहां के लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनको समझकर जिस तरह से समावेश बिठाते हैं, उसका नतीजा है ये जीत। और सही मायने में ये लोकतंत्र की जीत है, ये जनता की जीत है। क्योंकि जब जनता भर कर इतने वोट देती है, जब जनता अपने दिल से मशीन का बटन दबाती है, तो उस जनता के जो मैंडेट है उसको मैं प्रणाम करती हूँ, उसको मैं सलाम करती हूँ। क्योंकि हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना वोटिंग किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जनता हम पर यकीन दिखा रही है। और मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगी कि हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उन्हें मालूम है कि पिछले 10 वर्षों में जो भी चेंजेस हरियाणा प्रदेश की, चाहे वो लोक प्रशासनिक विभाग की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, सरकार के कामकाज की बात हो, जो एक हमने कहा था गवर्नमेंट विद द डिफरेंस, वो हमने करके दिखाया है। और उसको मैं कहूंगी लोकसभा तक हम शायद सही मायने में उसको प्रचारित करने में कामयाब नहीं हुए थे। ये मैंने आपकी भी डिबेट में ये बात कही थी और हम उस समय समीक्षा में ये बात निकल कर भी आई थी। लेकिन लोकसभा से लेकर विधानसभा में जब हमने इस कमी को अपना आंकलन कर लिया था, समीक्षा में ये बात आ गई थी, तो हमने विधानसभा में इस बात को भी दूर किया और जनता तक हम अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए कि किस तरह से 10 साल में हमने क्या क्या परिवर्तन किए हैं, जिसका नतीजा विधानसभा में मिला। और उसी का नतीजा ये है कि ट्रिपल इंजन की सरकार को भी हम समझाने में कामयाब हो गए कि किस तरह से सरकार का पहिया जो है वो चलते रहना चाहिए, विकास का पहिया चलते नेहा जी, आप ये कह रहना रहे हैं कि ट्रिपल इंजन वाला जो फैक्टर है वो बहुत मजबूती के साथ काम किया, इसलिए जनता ने एक बार फिर से आप पर भरोसा किया। कमल हांडा जी, चूंकि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चर्चाओं में आप रही मेरे साथ और आपने हर बार कहा कि भाई बड़े लोकल इश्यूज हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे जनता परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सिंबल पर इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा इस बार भी नहीं किया। कहां चूक रह गई? आयुष जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार। पहले मैं तो चंद पंक्तियां बोलूंगी, फिर मेरे को आप जवाब देने दीजिएगा, मुझे उसके बाद कहीं जाना है। प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये ठीक है। चंद गज की नहीं, सुन लिया आपको, बहुत मैंने। चुप रहिए, जवाब दे रही हूँ मैं, इंतजार कीजिए। ठीक है, एक मिनट नेहा जी, बात आने दो उनकी। हाँ, मुझे आपकी बातों चंद गज की शहरियत। अरे चुप रहिए ना, फिर मैं भी आपके पीछे बोलूंगी, कुछ अच्छा लगेगा।
नहीं नेहा जी एक मिनट ये पहले उनको हमारी बात बात रखने दे, नहीं उनको करते बात हैं, रखने दे, बोलते एक मिनट कमल हांडा जी। यही आपने देखा होगा यूज, ये सारे बीच में टपकते हैं, सारे भाजपा के प्रवक्ता इनकी बातों का टपकते हैं ये। चंद कानों गज में की है, थोड़ा आनंद भाई, लें। ठीक है नेहा जी सुनिए। आपने अपनी बात रख ली। अरे भाई आज तो आप लोगों के लिए तो आज भाई मैंने आप चुपचाप लोग तो सुनी, जीत उसके गए ना, बाद अभी उधर से बात आने दें एक मिनट। ज्यादा उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है, धोखे से जीते हो। अब मेरी बात सुनो, चंद गज की शहरियत किस काम की, चंद गज की शहरियत किस काम की, उड़ना आता है तो छत किस काम की। जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक, जब तुम्हें चेहरे बदलने का है शौक भाजपाइयों को, फिर तुम्हारी असलियत किस काम की। अब मैं सिलसिलेवार से जवाब दूंगी। मैं ये कह रहे थे 10 साल में रफ्तार थी हमारी, जनता के मुद्दे कहीं काम नहीं आए। तो 10 साल में कौन सी रफ्तार थी, कौन सा काम किया, एक काम नहीं गिना पाए। 9.5 साल के बाद इनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। दूसरी बात, विकास के डब्बे गायब है, सिर्फ इंजन है बिना ड्राइवर के। ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, मतलब शब्दावली कैसी है इनकी, मुझे बड़ी हैरानी होती है। 3-4 घंटे कहीं कहीं पर वोटिंग मशीन भी रुकी थी, बैटरी की भी प्रॉब्लम आई। और इनके एक मूढ़मती प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया कि कार की बैटरी के साथ कंपैरिजन कर दिया ईवीएम की बैटरी का, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, और आपने इनका, अब जिसे कहते हैं ना, एक तो हम कहते हैं हाथ खुल जाना, एक होता है मुंह खुल जाना। इन्होंने लोकतंत्र को निगल कर इन्होंने ठोक तंत्र बना दिया है। आप सुनते रहिएगा आप मेरी बात, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, यंत्र तंत्र मंत्र यत्र तत्र सर्वत्र, उसकी जीत हुई है, कोई लोगों की जीत नहीं हुई है। क्योंकि परसेंटेज इस बार बहुत कम थी जो लोग वोट करने आए। अंबाला में तो सिर्फ 30% लोग आए। उसका कारण भी ये था, राम नरवीर सिंह ने कहा था आप हमें वोट दोगे तो भी हम जीतेंगे, नहीं दोगे तो भी हम जीतेंगे। उस बात का खंडन किसी एक प्रवक्ता ने आकर चैनल पर नहीं किया। इसका मतलब आपको पता था कि आपने गड़बड़ करनी है। दूसरी बात, 10 दिन का गैप किस लिए था, मुझे ये बताएं। 9 तारीख को आपने जानबूझकर पानीपत के चुनाव घुसेड़ दिए, बेईमानी आपने करनी थी, वो हमें पता था। इसीलिए तो लोग निकले नहीं। उनको पता था हम गाड़ी निकालें, पेट्रोल फूकें, जाएं, लाइनों में लगे, हमारी बारी आएगी, फिर हमारा वोट, हमारा जिसको हमने देना उसके पास जाता है कि नहीं जाता। तो इसलिए लोग बहुत कम निकले। ये आपको याद दिला दूं मैं नेहा धवन को, जो बहुत वो कर रही थी वो। दूसरी बात, मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत की है, वो मैंने भी देखा है। नहीं, अभी चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, फिर मैं कुछ बोल दूंगी। नेहा कुछ बोल दूंगी, फिर चुप हो जाओ। आयुष चुप कराओ। ठीक है, एक मिनट नेहा जी अरे भाई नेहा जी थोड़ा उनको अपनी बात तो रखने दीजिए भाई। आज तो आप लोग जीत ही गए हैं ना, अभी उनकी बात तो आ जाए पहले, ये हम लोग समझ तो लें कि वो क्या कारण बता रहे हैं। ढीठ है ये लोग, सुधरेंगे नहीं, फिर मैं कुछ बोल दूंगी तो वो इनको बुरा लग जाएगा। ओवरवेल्ड है मैं, जो आप मेरे को सुना रहे थे ना, जो आप प्रत्याशी जो जीते हैं उनकी आप बात सुनवा रहे थे, जो उनकी बात सुनवा रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी। अरे चुप रहो ना, एक बार में सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता क्या? पर आइए ना, समझ नहीं है, यहाँ कान बंद है। चलिए अपनी बात कमल हांडा खत्म होने दो। हाँ, 10 दिन का गैप क्यों था, मुझे इस बात का जवाब आज तक किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया, ना किसी एंकर ने जवाब लेकर दिया कि आपने इतना गैप क्यों रखा। हमारे टाइम पर भी निकाय चुनाव होते थे, सुबह दिन भर में चुनाव होते थे, शाम को रिजल्ट आ जाते थे। दूसरी बात, शिकायतें भी आई थी। 1 मिनट, अरे मुझे मत बताओ, संविधान में नहीं लिखा। ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, धोखे से जीते हो। मैंने कहा ना, यंत्र तंत्र मंत्र और यत्र तत्र सर्वत्र, उसकी जीत है, ये लोगों की जीत नहीं है। इसीलिए तो शपथ ग्रहण समारोह में कौन आया था? जनता नहीं तो ऐसे होता तो, अगर मुझे एक बात बताइए ना कमल हांडा जी, अगर सब कुछ फिक्स ही होता तो भाई मानेसर क्यों छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने? वो क्योंकि राव इंद्रजीत की प्रत्याशी थी, जिसको वहां से नहीं मिला टिकट। इनके 2 नेताओं, तो इसीलिए तो कुछ तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा ना कमल हांडा जी। केवल ये कहना कि यंत्र तंत्र मंत्र से जीत हो गई, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कब अपने अंदर कब झांकेगी? नहीं आप इनको झांकने को क्यों नहीं बोलते कि ये बेईमानी क्यों करते हैं, क्यों नहीं? आप साबित तो करिए कमल हांडा जी, बेईमानी का एक सबूत तो दीजिए। आप एक सबूत दीजिए कोई बेईमानी का, जिससे ये साबित हो कि इन्होंने बेईमानी करी। आज हिसार में हमारा एक बंदा, उसने शिकायत की, 2-3 जगह से शिकायतें भी आई हैं। शिकायतें तो हमेशा होती रही कमल हांडा जी। नहीं क्यों, बिना बात से थोड़ी होंगी बेवकूफ। नहीं मैं यही कह रहा हूं कि कोई एक चुनाव बता दीजिए जिसमें शिकायत ना होती हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आरोप आप लगा रही हैं कि इन्होंने सारा तंत्र कैप्चर कर लिया, तो उसका कोई प्रमाण दीजिए ना फिर। अरे सर, सबसे बड़ी बात 2 प्रमाण 3-4 प्रमाण दे देती, मतलब आप एक ही बात करते हैं। सीजीआई ने हटा दिया, सीजीआई मोदी ने हटा दिया, बीच में से क्यों हटाया? स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इनके अंडर है। आप सीबीआई, नेहा जी एक मिनट
चंदा धंधा छापा चंदा चोर पार्टी हमें ना सिखाए। वो बड़े सैकड़ों केस पड़े हुए हैं यहाँ तक कि सुप्रीम वकील, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट। अरे ढीठ प्रवक्ता चुप हो जा, डोंट बी स्टबर्न, शांति से सुन लो मेरी बात। तुम्हें सुना ना शांति से, तुम भी सुनो। तो पूरे बदले लूंगी आज, तो बिल्कुल बदला तो कमल हांडा लेगी, चिंता ना करो, जनता भी लेगी। चलिए नेहा जी एक मिनट बोलने दें उनको। वक्त आने पर जनता भी बदला लेगी, चिंता मत कर, चिंता मत कर नेहा, चिंता मत कर नेहा, डोंट वरी। नहीं ठीक है। अरे नेहा जी प्लीज, नेहा जी प्लीज उनको बोलने दो, थोड़ा सा बोलने दो। ढीठ है ये, ढीठ है सर, ये नहीं सुनते। मैंने बताया ना इनको बीमारी का इलाज है जो। जनता का प्यार वरिष्ठ नेता तक नहीं मांगा उन्होंने, तो डाकू हिसाब लेंगे। ये वक्त आ गया भारत का, ये वक्त आ गया भारत का, ये वक्त आ गया हमारे देश प्रदेश का कि चोर डाकू हमसे हिसाब लेंगे। इतने बड़े भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचार। अरे नेहा जी भाई एक एक करके बोलिए। देखिए इस तरह से समझ में भी नहीं आएगा ना, इस तरह से समझ में नहीं आ रहा ना वो क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। एक एक करके बोलिए, मैं समय दे रहा हूं ना, 1 मिनट थोड़ा सा उनकी बात को आने दें। नेहा जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। अरे नेहा जी थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है मैं समझ रहा हूं नेहा जी, लेकिन अब आप तो आज तो जनता ने आपके पक्ष में मैंडेट दे ही दिया ना, अब उनकी बातों को सुनने तो दीजिए कम से कम 1 मिनट। कमल हांडा ऐसा है जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाते वो किसी और चीज को क्या संभालेंगे। एक बात सुने में ये नेहा दमन। दूसरी बात मैं आप बताऊं 1 मिनट, खट्टर जी किसी ने बहुत अच्छा 9.5 बदला, क्यों 9.5 साल बाद सीएम को बदला गया, इसका जवाब दो। रोहतक में बहुत काम किए प्रत्याशी जिनकी वहां से जीती थी, भाई कौन से काम किए। एक तरफ तो आप कहते हैं रोहतक का ही विकास किया हुड्डा साहब ने, आपने कौन से झंडे गाड़ दिए, कोई एक काम 5 काम ही गिना पाते। एमएसपी पर झूठ बोलते हैं। 5 तारीख को किसानों ने धरना देना था, सभी ने लाठियां खाई, उन्होंने आपको वोट दिए। शर्म आनी चाहिए आपको ये बोलते हुए कि आपने जनता का, देश का, प्रदेश का हाल क्या कर दिया, कंगाल कर दिया आपने देश को, प्रदेश को। अब कंगाल करेंगे आप अगर आप 5 साल तक रह गए। लेकिन कमल हांडा जी ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो अभी आप 5 साल लगाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस में कोई कमी नहीं थी, चुनाव लड़ने में कोई स्ट्रेटेजी में कोई कमी नहीं थी, आपकी तैयारियों में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ आरोप केवल एक पार्टी पर लगा देना कि उनकी वजह से आप हार गए, ऐसे कैसे जीतेंगे फिर आप? मैं बताती हूँ सर, आप मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए। आयुष जी पत्रकार हैं, सवाल पूछ मैं भी सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बता दीजिए क्या ये ईमानदारी से चुनाव कराते हैं? बैलेट पेपर से साथ करके साथ काउंटिंग क्यों नहीं करवाते और 10 दिन का गैप क्यों रखा? इसका जवाब ना तो आप दे पा रहे हैं ना वो दे पा रहे हैं। अरे मैं तो आपको बता रहा हूं, मैंने तो आपको कई चर्चाओं में इसका एग्जांपल भी दिया। उत्तराखंड में अभी निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से हुए, वहां भी आपका सुपड़ा साफ हो गया। जहां जहां इनकी सरकार होती है जो निर्दलीय, बैलेट पेपर की आपने बात करी ना, तो मैं बैलेट पेपर का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कोट कर रहा हूं। बैलेट पेपर निकाय के चुनाव उत्तराखंड में कमल हांडा जी बैलेट पेपर से हुए और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी का यही हाल हुआ जो यहां पर है। जहां पर इनकी सरकार होगी ये अपने यंत्र तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुलकर कहती हूँ सीजेआई क्यों हटाया गया, फॉर्म 17 से क्यों नहीं देते? अभी जब हम मांगते हैं, संसद में मांगते हैं, राहुल जी क्यों मांगते हैं हमें सारे वोटर्स के नाम, उनकी एक मैं दिखा दूं। कमल हांडा जी अगर ऐसा होता तो बहुत सारे प्रदेशों में आपकी भी तो सरकार है ना, फिर वही चुनाव आयोग है। कमल हांडा जी वही चुनाव आयोग है, वही चुनाव आयोग है। कमल हांडा जी वही चुनाव आयोग है जिसने तेलंगाना में भी कंडक्ट कराया इलेक्शन, कर्नाटका में भी कंडक्ट कराया इलेक्शन और हिमाचल में भी कराया। आप जीते ना वहां पर। आपको सुनिए ना मेरी बात, अब उसका भी जवाब लीजिए। आपने जो पूछा सवाल, कर्नाटक में इनका येदुरप्पा इनसे छूट गया था इसलिए उसने कोई काम नहीं किया, तो ये वहां पर हमारी जीत हो गई। सुनिए जाइए अब आप। दूसरी बात, हिमाचल की बात की है आपने, तो उस टाइम गुजरात का भी चुनाव साथ में था, आपको याद होगा आयुष जी, और इसको नेहा को भी याद होगा कि उस टाइम दोनों चुनाव साथ में थे। तो इनको था कि बड़ा राज्य हमारा वो है गुजरात, हमारी फाइलें खुल गई तो पंगा पड़ जाएगा, क्योंकि 2017 में बहुत हम क्लोज थे सत्ता के। 2017 में कांग्रेस पार्टी थोड़े से नंबर से रह गई थी, ठीक है, आपको याद होगा। ये 10 या 12 विधायकों से रह गई। सुनिए अब बात खत्म करने दीजिए। हिमाचल में इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की, विधायकों को उड़न खटोले में यहाँ से वहां और पंचकुला के पीडब्ल्यूडी उसमें घुमाते रहे। ये हमने उनको निरस्त कर दिया, हमने सस्पेंड कर दिया उनको 6 विधायकों को। तो ये मैं क्या बताएंगे जो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, जो चलिए ठीक है, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि भाई ये यंत्र तंत्र मंत्र से जीत गए, ठीक है रेडू साहब, बिल्कुल 100% नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। अब आज भी आप उसी बात पे स्टक हैं, ठीक है रेडू जी बिल्कुल हूं मैं स्टिक रेडू जी। आज तो निकाय चुनाव के परिणाम आ गए विजेंद्र रेडू जी, और अब ये जो तस्वीरें हैं या ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, कैसे देखते हैं इसको आप विजेंद्र रेडू जी? खुश होंगे ये तो बहुत ज्यादा।
सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के बहुत ही पवित्र त्योहार होली की प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कामना करते हैं कि सभी खुशहाल हो और खुश हंसी खुशी त्योहार को मनाएं। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट जीते हैं, इसलिए बीजेपी की ही जीते हैं, उनको भी हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। इसकी क्योंकि जीत जो हुई है आयुष जी, बहुत बड़ी जीत हुई। 3-3 लाख से मेयर के चुनाव में जीतना, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। लाखों से जो जीत हुई है, और मैं तो कहूंगा कि 10 के 10 जो है ना कांग्रेस ने लूज किए, और 9+1 बीजेपी और 1 जो है अपने इंद्रजीत जी जीत गए। पिछले चुनाव को एक बार मैं वहां ले जाना चाहूंगा आपके सभी साथियों को, कि हमारे को कहा गया कांग्रेस के द्वारा, वोट काटू वोट काटू वोट काटू, और वोट काटने के डर से कांग्रेस कहती थी कि इन्होंने हमारी वोट काट दी, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने यह फैसला किया इन चुनाव में कि इस बार हम आपके वोट नहीं काटेंगे, हम देखते हैं कांग्रेस कितना दम दिखाती है। 37 विधायक, पहले 30 विधायक थे, आज इनके पास 37 विधायक, और वोट काटने वालों ने भी इस बार कहा कि तुम खुल करके अपनी ताकत दिखाने का काम करो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत। और इसके बावजूद भी इस बार कोई वोट काटू नहीं था इनका, पूरा खुला इनको छोड़ दिया भाई चुनाव लड़िए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं चुनाव नहीं लड़ रही थी, और अपने जहां जो उम्मीदवार जिताऊ था हमने उसको समर्थन देने का काम किया, निर्दलीय उम्मीदवारों को। और कांग्रेस पार्टी को हमने फ्री हैंड किया कि तुम अपनी ताकत दिखाओ इस बार, और इनकी ताकत। फ्री हैंडर्स आप हैं कौन हमें फ्री हैंड करने वाले? Who are you? आप होते कौन है हमें फ्री हैंड करने वाले? आपकी न 3 में न 13 में Who are you to tell us कि आप हमें फ्री हैंड? चलिए कमल हांडा जी, रेडू साहब उनको बोलने दें, एक मिनट। हाँ रेडू जी, 5% मिले, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई बचकानी बातें करते हैं। कांग्रेस को पैरेलल में ले रही है, और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को पैरेलल में हम ही चल रहे हैं, तो इनको अपनी ताकत दिखाने दो। और अब ये ताकत इनकी आप सबके सामने, किस प्रकार से इन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश ने इनको 37 MLA इसलिए नहीं दिए थे कि आप भारतीय जनता पार्टी को फ्री छोड़ देना, को खेलो मैदान में खुले जाओ। अरे भाई तुम मिला आयुष जी, जो पार्टी 37 विधायक लेकर के इलेक्शन में जो प्रतिद्वंदी टीम है, वो एडी चोटी का जोर लगा रही है, सारे मंत्री गली गली में घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री गली में घूम रहे हैं, और प्रतिद्वंदी पार्टी कहती है कि हम छोटे चुनाव में इलेक्शन नहीं लड़ा करते थे, तो इनको वोट मिलेगी। आज हरियाणा प्रदेश की वो 39% जनता, वो 39% वोटर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि ऐसे कमजोर हमने 30% वोट दिए जो कि मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे तुम तो मैदान में ही नहीं थे, तुम तो मैदान में ही नहीं थे रेडू जी, आप तो मैदान में ही नहीं थे। सही था, अगर हमारे पास कमल हांडा जी कहाँ थे आप तो मैदान में ही नहीं थे। नहीं वो कमल हांडा जी वो यही तो तर्क दे रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आप विधानसभा चुनावों के समय में ये कहते थे कि ये वोट काटू पार्टी है, तो उन्होंने कहा कि इस बार हम वोट नहीं काटेंगे आपके। नहीं हमने वोट काटू पार्टी नहीं कहा, वो नहीं कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा, दूंगी मैं। जब भी इनेलो या जजपा को लेकर प्रश्न पूछा गया, वोट काटू पार्टी बोला गया। नहीं बहुत सारी चर्चाओं में मेरे साथ बोला गया, मेरे पैनल में बैठे लोगों ने बोला। नहीं अरे ठीक है कमल हांडा जी, आपने नहीं बोला होगा, लेकिन आपके बहुत सारे साथियों ने बोला, आपके बहुत सारे नेताओं ने बोला, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी एक मिनट, अभी उनको बात रखने दे, 1 मिनट कमल हांडा जी अपने समय में। अभी रेडू आती है, हमने ये कहा था कि ये भाजपा के साथी हैं, ये हम अब भी कहते हैं। ये नहीं एक मिनट 1977 से लेकर 2024 तक ये भाजपा के साथ ही रहे। अरे पता है कमल हांडा जी, 1 मिनट, अभी उनकी बात आने दें। लेकिन आप लोगों के नेताओं ने और आपके प्रवक्ताओं ने कही है ये बात, मेरे साथ चर्चाओं में भी कही। आपने नहीं बोला ना, आपने नहीं बोला होगा, आपके प्रवक्ताओं ने बोला ना, मैं साक्षी हूँ उस चीज का, और बोला है रेडू साहब के सामने बोला है, उनके साथ बोला है, उनके मुंह पर बोला है, इसलिए ठीक है। अभी ये आज का डिस्कशन है नहीं ना, 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखें पहले। 1 मिनट हमारे पैनलिस्ट का ग्रुप है, उसमें हम सब देखते हैं, ऐसी कभी कोई बात किसी ने नहीं कही। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे कमजोरी है, तुम बड़े ताकतवर हो, तुम लड़ लो, अपनी ताकत दिखा लो। हम स्वीकार करते हैं, हमने इस इलेक्शन में अपने आप को साइड किया कि हम इस इलेक्शन में
लिए होंगे। क्यों किया? बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए करता हूँ मैं, क्यों मत किया? ताकि बीजेपी जीते। सुनिए तो कमल हांडा जी, एक मिनट सुनिए, सुनिए। क्या डील हुई अरे आपकी? सुनिए पहले, कमल हांडा जी सुनिए, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए पहले, एक मिनट रेणु जी। मेरी बात सुन ले। हमने क्यों किया इस इलेक्शन में अपने आप को साइड में? क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने सोचा कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। उनको ये नहीं पता था कि यदि हरियाणा प्रदेश में कोई कमजोर है तो वो कांग्रेस ही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक विधायक होते हुए भी हमने डट करके लड़ाई लड़ने का काम किया, और जो पार्टी 37 विधायक लेकर के बिल में जाकर के छुपने का काम करती है, वो इसलिए हमने हरियाणा प्रदेश की जनता को ये दिखाने के लिए साइड हुए हम कि देख लो, जिनको तुमने ताकत दी है 37 विधायकों की, वो तुम्हारी कितनी रक्षा करती है, कितना वो अपना फर्ज निभाने का काम करती है, और कितना वो तुम्हारी विरोधी पार्टी जिन 39% ने 39 नहीं बल्कि कमल हांडा जी 60% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया। 39% इनको मिले, 40% लगभग, और 60 खिलाफ गए। आज वो हरियाणा प्रदेश 4% आपने काट लिए। आ रहा है क्योंकि उसमें आप भी विकल्प बन रहे थे ना विधानसभा में, कहाँ गए वो? दादा कहाँ गए वो? विधानसभा में तो विकल्प आप भी बन रहे थे। 8% लोगों की भावनाओं के मार किया है, उनका अपमान किया है आपने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अपमान? तुम तो और देश का अपमान कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी कुछ अपमान करके की बात। और आप जो है, मैं जवाब देना चाहूंगी, फिर मुझे जाना है। ठीक है, मैं आऊंगा 20 मिनट। राजकुमार जी, हाँ जी, अभी 1 मिनट। राजकुमार जी सर जाना है। मैं नहीं, कमल हांडा जी थोड़ा सा मेरे को एक सबको समय देना पड़ेगा ना। राजकुमार जी मैं आऊंगा 1 मिनट, थोड़ा वेट कर लें बस। राजकुमार जी ये जो जीत है ये क्या कह रही है? क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोगों ने इसके पहले देखी, चुनावी कैंपेन के दौरान भी देखी, लेकिन अब ये जो परिणाम तब्दील हो गए इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, कांग्रेस का ये कहना कि ये तंत्र की जीत है, यंत्र की जीत है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं होंगे। देखिए आयुष, इस तरह के आरोप तो हर चुनाव के बाद लगते ही हैं। जो भी विपक्षी दल होता है, जो भी हारता है, वो लगाता है आरोपों का। सच तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग को तय करना है, अदालती विकल्प खुला हुआ है, वहां तय होगा। लेकिन बीजेपी के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल इंजन की सरकार, मतलब आप तीसरी बार राज्य में सरकार बनाते हैं, तीसरी बार उससे पहले केंद्र में सरकार बनाते हैं, और फिर क्या आप भाषा है, लोकल बॉडीज में जीतते हैं, वो भी 10 में से 9 सीटें। तो मुझे लगता है जीत तो बहुत बड़ी है। और उसको एक बात जरूर आप कह सकते हैं कि परसेंटेज वोटिंग का बहुत कम रहा, और ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के चिंता का विषय होना चाहिए कि 41% लोगों ने लगभग वोट डाला है, जबकि विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा परसेंटेज था। तो उसको जरूर चिंता करनी चाहिए, लेकिन उससे बीजेपी की जीत का महत्व कम नहीं हो जाता। दूसरी, जो हार जीत का अंतर है वो बहुत बड़ा है। अगर बहुत कड़ा मुकाबला होता, हार जीत का अंतर कम होता, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक संतोष की बात होती कि हमने मुख्य विपक्षी दल के नाते हर जगह बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। लेकिन 10 की 10 सीटों में, 10 में से 9 मान लीजिए मेयर की बात करें, तो बीजेपी बहुत कन्विंसिंग मार्जिन से जीती है। और 11 मेयर के थे वैसे, वो मुझे लगता है रिकॉर्ड के आसपास का मार्जिन है। तो बीजेपी के लिए खुशी का मौका है। और खास तौर पर अगर आप देखें, आज मेरा ख्याल है 12 मार्च है, और पिछले साल 12 मार्च को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके 1 साल आज पूरा हुआ है, तो उनके लिए शायद ये डबल खुशी का मौका भी हो सकता है। आप बात कर रहे थे कांग्रेस की। अब कांग्रेस प्रवक्ता जो कर रही है, उनका अपना नजरिया हो सकता है, अपने तर्क हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन कांग्रेस के लिए झटका तो है। जाएंगे तो जवाब 5 लोकसभा की सीटें आप जीतते हैं पिछले साल, फिर पिछले साल विधानसभा के चुनाव होते हैं, 37 विधायक आपके जीतते हैं, और अब जब लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं तो आप कहीं टक्कर देते हुए नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन तो करना पड़ेगा कि उसके साथ कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। एक और मैं जरूर इशारा करूंगा कि संगठन के तौर पर निष्क्रियता साफ नजर आती है। पिछले 12 साल से हरियाणा में प्रदेश स्तर पर कोई संगठन नहीं। लगभग 6 महीने हो गए विधानसभा चुनाव को हुए, आज तक लीडर ऑफ अपोजिशन आप तय नहीं कर पाए। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो असमंजस और दिशाहीनता की स्थिति है, वो भी कांग्रेस को भारी पड़ रही है। इसलिए कांग्रेस आला कमान को इन चीजों को गंभीरता से लेके संगठन के स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की पहले कोशिश करनी चाहिए। चुनावी परीक्षा और चुनावी मुकाबले उसके बाद आए।
कमल हांडा जी। जी मैं बोलूं आयुष जी, मेरे को प्लीज फिर कहीं जाना है, मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी। बोलूं मैं? जी जी हाँ, बोलिए। एक मैं जी बस जल्दी खत्म करूंगी मैं। एक तो नेहा ने, भाजपा की प्रवक्ता ने एक गारंटी की बात की, वो 2100 रुपए की गारंटी का मामला विचाराधीन है विधानसभा में, ये खुला बोला गया, मतलब अभी वो कोई प्लान नहीं है इनका देने का, नहीं देंगे, आप लिख लीजिएगा। दूसरी बात, खुला खेल फर्रुखाबादी करते हैं इनका, न सिर्फ मैंने कहा हाथ खुल जाते हैं ना किसी के, इनका मुंह भी खुल गया कि भाई सब कुछ निगल लो, सब कुछ अपने अंदर डाल लो, चाहे वो पैसा है, भ्रष्टाचार है, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीजें निकल लेते हैं। पता नहीं कितना विकराल इनका पेट है, कितना विकराल इनका मुंह है, पता नहीं कितनी हवस है इनको सत्ता की। दूसरी बात, मैं रेडू जी को जवाब देना चाहूंगी, चूहे के बिल में तो आप घुसे हुए थे भाई, इनेलो वाले, आप भाजपा के समर्थक थे, गोपाल कांडा का वीडियो वायरल हुआ तो तभी आप सिर्फ अर्जुन चौटाला भी आपने जितवाया, नहीं तो रानिया से हमने भरा था ना फॉर्म, तो क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि जी मैं मॉक वोटिंग करवा देता हूँ, पैसे भी ठग लिए और वो भी नहीं करवाया, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन भी इनके अंडर है, हम हट गए। आप हटने वाले, आपने सपोर्ट करना है बीजेपी को, इसीलिए आपने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, ये आप बड़े स्पष्टता से मैं बताना चाहती हूँ। अपमान आप प्रदेश का कर रहे हैं, आप न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का भी अपमान कर रहे हैं। जब आप देशद्रोहियों के साथ जुड़ते हैं ना, तो आप प्रदेश का भी अपमान करें, देश का भी अपमान करें, जिन्होंने आपको पहचान दी, आपकी पार्टी को पहचान दी, ठीक है। दूसरी बात, आपने क्या किया, आपने 1977 से लेकर 2024 तक यहाँ तो आपने समर्थन लिया बीजेपी से, यहाँ समर्थन दिया आपने, तो हमारे बारे में ये बोलना वोट काटू वोट काटू, आपको नहीं पता क्या, यहाँ जो बैठे थे पत्रकार जो भी बोल रहे थे, मतलब मुझे लगता है कि इतने अनजान लोग आते हैं चैनल पर जिनको ये नहीं पता कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ जाता है। काउंटिंग के एक दिन से पहले महाराष्ट्र में कितना बड़ा खेला हुआ, हमने मांगा, सब सारे वोटर्स की लिस्ट मांगी, हमने संसद में मांगी वोटर्स की लिस्ट, उनका नाम, उनका एड्रेस, ठीक है, और उनका एरिया कहाँ रहते हैं, वो चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि मन में खोट है। और एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, याद रखें इसको नेहा धवन, 75 लाख वोट जो महाराष्ट्र में डाले गए, रेडू जी आप भी सुन लीजिए, अगर नहीं ज्ञान होता ना तो मत बोला कीजिए, ये अज्ञानता मत फैला कीजिए आप। 75 लाख वोटों का चुनाव आयोग ने लिखित में दिया कि वो वोट तो पड़े, लेकिन उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? और मैं एक चीज बताऊंगा, वेस्ट बंगाल पर इनकी नजर है अगले साल, वहां पर क्या करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लोगों के जो है ना, आपको बताऊं एक एपिक नंबर होता है, आयुष जी बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, दैट इज इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें 3 अल्फाबेट्स होते हैं स्टार्टिंग में, लास्ट में 6 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। एक सुमन का मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे को जरा फोन पकड़ाना, दूसरा फोन पकड़ाने जरा मेरे को दूसरा यहाँ कमल हांडा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, इतने सारे एविडेंस है तो कोर्ट जाइए ना, ये कोर्ट में जाकर के प्रूफ करिए, ये यहाँ पर कहने से या आरोप लगाने से तो होगा नहीं, ये कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपकी हियरिंग करेगा, कोर्ट सुनेगा और कोर्ट में एविडेंस रखिए, ये बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन अब ये कहेंगे कि नहीं ये है भी और हम कोर्ट भी नहीं जा रहे। यही है सर, प्रॉब्लम यही है, ये मोदी की सत्ता है, अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं है, जो किसी की नहीं सुनते। सारे आप देखिए ना, ईडी, सीबीआई, आईटी, कभी अरे कोर्ट तो सुनेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनता है, सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने अपनी जेब में रख लिया है। चारों जो पिलर हैं लोकतंत्र के ध्वस्त हैं। आप ये कह रही हैं कि कोर्ट भी नहीं सुनता है, कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है आपको? नहीं सुन रहा, बिल्कुल। मैं, अरे आप जब देखिए ना, जब महाराष्ट्र में बात नहीं, कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है कमल हांडा जी? नहीं है, बस एक ही मामले में थोड़ा सा वो हुआ ठीक, जो इन्होंने चंडीगढ़ मेयर में खुला, क्योंकि वो कैमरे में रिकॉर्ड। तो ये कैसे होगा कि जो आपके पक्ष में हो जाए तो वो सही, नहीं लिया, जो ना हो वो फिर गलत? ये तो सारी संवैधानिक संस्थाओं पे आप लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं भाई, कोर्ट पर भी भरोसा नहीं करते हैं तो आप फिर फैसला कैसे होगा? जनता आपकी सुन नहीं रही, जनता आपकी सुन रही नहीं कमल हांडा जी, ये यंत्र तंत्र मंत्र से कहते हैं कि आप ये जीत जाते हैं, कोर्ट आपकी सुन नहीं रहा, तो फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? अरे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं चारों इन्होंने स्तंभ ध्वस्त कर दिए जो होते हैं लोकतंत्र के, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जनता भी जानती है, इसीलिए तो जनता निकली नहीं। कोर्ट कैसे बायस्ड है, इसका क्या एविडेंस है आपके पास? आप देखिए, मैं बताऊं, जब हमने वो जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, हम हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। तो जो क्योंकि चीज ऑन कैमरा थी, रिकॉर्ड पर थी, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको नकार नहीं सका। वो ऑन कैमरा इन्होंने चीटिंग की थी 8 वोटों के लिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में सब सही है, आपके पास संगठन है, आपके पास नेता है, आप प्रचार भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बस जनता इसलिए नहीं सुनती क्योंकि ये उनको भ्रमित कर देते। मैं इसका भी जवाब देती हूँ, इसका भी जवाब ले लीजिए। संगठन बीजेपी का कौन सा है? सारे तो उन्होंने भरे हुए हैं कांग्रेसी। आज कांग्रेसी वहां से निकले तो भाजपा में कितने रह जाएंगे? 141 लोगों पर चंदा धंधा छापा इन्होंने करा, ईडी सीबीआई की रेड कराई, उसमें से 121 इनके पास शामिल हैं। वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा को ले लीजिए, जिस पर नहीं, ईमानदारी से बताइए कमल हांडा जी, कांग्रेस पार्टी इंट्रोस्पेक्शन करेगी कि केवल दूसरों पर आरोप लगा देने से ही सब कुछ सही हो जाएगा?
सर जब तक कभी तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा ना कांग्रेस पार्टी को। आप सुनिए, जब तक ईमानदारी से वोट नहीं होंगे, जो कि जब तक मोदी और शाह हैं तो नहीं होंगे, जब तक ईडी सीबीआई इनके तोते बन के रहेंगे, चलिए ठीक है, बन के रहेंगे, फिर तो चुनाव लड़ने का भी कोई मकसद नहीं हुआ ना। जब आपको पता ही है तो फिर चुनाव के समय दावे क्यों करते हैं आप लोग कि हम जीतने वाले हैं? नहीं, कोशिश तो करेंगे ना, चुपचाप तो नहीं बैठेंगे। जैसे ये बैठ गए इन्होंने, तो मतलब जिसे कहते हैं मैदान से ही भाग गए। ठीक है, चलिए अभी नेहा जी चलिए मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगी, मुझे जाना है। ठीक है, चलिए आयुष जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है नेहा जी। ऐसा है आयुष जी, आपके सामने है दृश्य, जब कमल हांडा जी जैसी प्रवक्ता होंगी तो कैसे चुनाव जीत पाएंगे, कैसे कार्यकर्ता निर्माण कर पाएंगे, कैसे संयम और विचारों को अच्छा, मुझे तो लगा कमल हांडा जी शायद जा रही थी चर्चा से, अभी हैं शायद चर्चा में। ठीक है नेहा जी, उनके रुकेंगी नहीं मिलेगी जब तक मिलेंगी आप। शर्म आनी चाहिए इनको। इस तरह की बात पर कांग्रेस अगर सीरियस नहीं है, मैं तो हैरान हूँ आयुष जी, इतना हैरान हूँ कि कमल हांडा जी जैसे प्रवक्ताओं, मैं प्रवक्ता तो नहीं है, ये पैनलिस्ट हैं, और ये इन पैनलिस्ट को इंडिया न्यूज जैसे नेशनल प्लेटफॉर्म पर भेज देते हैं। उनको अपनी शाख का, कांग्रेस की क्या विचारधारा चल रही है हरियाणा में, इससे आपको साफ स्पष्ट समझ में आता होगा हाउ मच दे आर। नहीं, लेकिन नेहा जी उनको तो किसी पर भरोसा नहीं ना। वो तो कह रही सारी संस्थाएं, इवन तो वो तो आज कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर गई। उनसे पूछिए कि वो किस विचारधारा से ये बात कह रही हैं। उनकी कांग्रेस की विचारधारा भी ये नहीं है, ये कमल हांडा जी की अपनी विचारधारा है। वो अपने दिमाग में गुम है कहीं, और ये बात कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है। वो तो अपने ही नेताओं के खिलाफ बोल जाती हैं। मेरे पास वीडियो है, मेरी डिबेट में 4 बार इन्होंने हुड्डा जी को नीचा दिखा दिया। अगर हुड्डा जी तक मैं वो बात पहुंचा दूं तो शायद ये पैनलिस्ट भी नहीं रहेंगी। उनको यही नहीं मालूम है कि बोलना क्या है, क्या पार्टी लाइन है। अभी वो खुद बोल रही है कि पैनलिस्ट का हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर रेड्डू जी के लिए, इनालो के लिए जो बातें लिखी गई थी उसमें ये नहीं लिखा गया था कि रेड्डू साहब जो है वो जो भी बात आपने इनसे प्रश्न किया था कि वो हमारे ग्रुप में नहीं लिखा गया था। आपको लगता है कि एक राजनीतिक नेशनल पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, इतनी लायक पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी का प्रवक्ता नेशनल न्यूज में बैठकर ये बात बोलेगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ये एजेंडा चलता है? कमाल की बात कर रहे हैं आप। और पता नहीं ऐसे पैनलिस्ट को आप जोड़ कैसे लेते हैं नेशनल न्यूज पर। थोड़ा तो दिमाग में रखें। मुझे तो लगता है इनको मेडिसिन की जरूरत है, और ये बात मैं 5-6 बार पहले भी डिबेट में हर प्रवक्ता कह चुका है कि इनको दवाइयों की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी इनको अपना तमाशा बनाने के लिए हर डिबेट में छोड़ देती है। शर्म आनी चाहिए। तो जब वो सीरियस इस मामले में नहीं है तो वो हरियाणा प्रांत की राजनीति को लेकर कहाँ सीरियस होंगे। आज हुड्डा जी ने खुद ये बात कह दी कि हमने तो वोट मांगे ही नहीं। जब आपका शीर्ष नेतृत्व ये बात कह रहा है कि हमने वोट मांगे नहीं तो हमें मिलेंगे कैसे, तो क्या ईवीएम की मैनिपुलेशन आ गई, क्या जनता का गलत वोटिंग आ गया, क्या जनता का वोटिंग ना डालना आ गया, कहाँ गई वो बातें? जब आपका सरगना ये बात बोल रहा है, आपका मेन लीडर, आपका वरिष्ठ नेता, आपका सब कुछ हुड्डा जी हैं, और हुड्डा जी की वजह से ये आज पैनलिस्ट के नाते बैठी हुई है यहाँ पर, उनके खेमे से आती हैं। जब आपका नेता ये बात बोल रहा है तो आपको अपने नेता की बात तो रखनी चाहिए। पहुंच गई माननीय सुप्रीम कोर्ट पर ऑब्जेक्शन करने वाली ये कौन होती है? ये कौन होती है? और मैं कहती हूँ कि ऐसे प्रवक्ताओं पर तो मुझे लगता है जनता जो सुन रही है उनको ही कार्रवाई कर लेनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सीरियसनेस नहीं बची है आयुष जी। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं कांग्रेस पार्टी का हश्र कमल हांडा जी जैसे व्यक्तियों के मुंह से सुनती हूँ। मुझे बहुत दुख पहुंचता है कि एक अच्छी विपक्षीय पार्टी की भूमिका जो भारतीय जनता पार्टी ने सालों साल रखी, वो भूमिका में रहे। हम भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे हैं, सबसे ज्यादा समय तक। वो विपक्ष की भूमिका आज किस पार्टी के हाथ में है, और उस पार्टी के कार्यकर्ता कमल हांडा जैसे हैं। मुझे शर्म आती है, मुझे दुख होता है कि इस देश की राजनीति का आगे क्या हाल होगा। और इस बात से वीरेंद्र रेड्डू जी भी सहमत हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो भी कई बार इनकी इस बदतमीजियों को झेल चुके हैं। और मैं तो कांग्रेस का हश्र देखकर मुझे बहुत दुख होता है। देखिए, ना तो वोट मांगे उन्होंने, यहाँ पर नगर निकाय में इन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी, और केवल कुछ छोटे नेताओं को आगे कर दिया था कि आप ईवीएम का रोना रोते रहें मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर, ताकि जो हमारी जीत है उसका सीधा सीधा आक्षेप हमारे ऊपर ना आ पाए।
ये बात बिल्कुल ठीक बात है। जब एक विपक्षीय पार्टी इनेलो, उनके बहुत ही सीनियर मोस्ट और बहुत ही सभ्य प्रवक्ता वीरेंद्र रेड्डी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उन्होंने जब ये बात मीडिया में कह दी कि हमारा मुख्यमंत्री अगर एक शहर की गली में नुक्कड़ सभा को जो है संबोधित कर सकता है और एक दिन में कितनी ही नुक्कड़ सभाओं में जा सकता है, जब हमारे बड़े वरिष्ठ नेता, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो विधायक चुने हुए हैं, और मेरे जैसे कार्यकर्ता भी जब एक वार्ड के प्रभारी के नाते काम करता है, तो जब हम लोग 15-15 दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक एक वार्ड में रह सकते हैं, और उस वार्ड की, आप हैरान होंगे आयुष जी, मैं वार्ड नंबर 4 हिसार की चुनाव प्रभारी के नाते वहां थी और 21 दिन मैंने वहां लगाए, और आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि मैंने खुद ने एक एक बूथ की जो वोटर लिस्ट थी, कार्यकर्ताओं, जो लोकल कार्यकर्ता थे, उनके साथ बैठ के स्क्रूटनाइज की हमने। हमें एक एक वोट का मालूम था, हमें एक एक परिवार का मालूम था कि इनके 28 वोट है, इनके 40 वोट है, इनके 17 वोट है, इनके 3 वोट है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा वोटर लिस्ट स्क्रूटनाइजेशन होता है, ये मैं पहली बार टर्म इस्तेमाल कर रही हूं हमारी डिबेट पर, और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शायद ये नहीं पहली बार इस्तेमाल की होगी। हम वोटर लिस्ट को, आप बोलते हैं ना कि जैसे पेपर किसी बच्चे का एग्जाम होता है, 10th के बोर्ड है, 12th के बोर्ड है, तो वो अपनी पूरी किताब पी डालता है घोलकर, हम वोटर लिस्ट को घोलकर पी जाते हैं चुनाव से पहले। और ये मेरा पहला चुनाव नहीं है बूथ प्रबंधन जिसमें मैंने किया, ये मेरा 9वां चुनाव है जिसमें बूथ प्रबंधन। रेडू साहब, एक चीज मुझे बताइए, जब विपक्ष के तौर पर आपको लग रहा है कि एक पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल भी विपक्ष में ही है, तो फिर ये शिफ्ट कब होगा भाई? कम से कम अगर आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस से नहीं हो पा रहा, तो जनता आपके ऊपर तो कम से कम भरोसा करे ना। वो चीज भी तो दिख नहीं रही कहीं ग्राउंड पर। सही बात है आयुष जी, देखिए हम अपनी कमजोरी को मानने में जरा ही भी हमें कोई फील नहीं होता है। 2018 में जब हमारी पार्टी का बाइफरकेशन हुआ और आफ्टर दैट जो है ना हमारा वोट बैंक फिसल गया, कुछ कांग्रेस के पास गया, कुछ जो है ना जेजेपी में चला गया, हमारे पास बहुत कम बचा हुआ, उसको हमने कम बैक किया थोड़ा बहुत, जो 2024 में 5% तक हम पहुंचे हैं। तो ऐसे जब पार्टी टूटी तो लोगों को ये लगा कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो अब बिखर गई है, पता नहीं कब वापस आएगी, कब लोग जुड़ेंगे, तो इसलिए वो हमारा वोट बैंक टूट गया। और वो वोट बैंक टूटने के कारण ही जेजेपी के 10 विधायक आए थे और कांग्रेस के 30 विधायक आए थे। उसके बाद जब अगला 24 का चुनाव आया तो जनता ने ये सोचा कि भाई इनके पास तो 30 विधायक है, इनेलो के पास तो केवल मात्र 1 ही विधायक है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को डिफीट कर सकती है और वही हरियाणा प्रदेश में सरकार बना सकती है। इसलिए हरियाणा का जो वोटर था, हमारा वोटर था, कांग्रेस का वोटर था, वो सारा एक साथ कांग्रेस के साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उन्होंने अपनी योजना बनाने का काम किया और इनको 37 विधायक दिए और ये जो है ना बड़ा एक विपक्षी दल बन गया। ठीक है राजकुमार जी, कोई भविष्य कम से कम हरियाणा कांग्रेस के, अगर इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे समझना चाहूं, कुछ दिख रहा है क्या कांग्रेस का भविष्य? क्योंकि आज भी इंट्रोस्पेक्शन की मूड में तो है नहीं कांग्रेस पार्टी, कम से कम उनके प्रवक्ताओं की जो बातें उससे तो यही लग रहा है कि भाई ये तंत्र की जीत है, यंत्र की जीत है, अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना है। जबकि भूपेंद्र हुड्डा खुद कह रहे हैं कि मैं तो गया ही नहीं चुनाव में और रोहतक में जीत गई भारतीय जनता पार्टी। देखिए आयुष, जिस पार्टी के 10 में से 5 MP हों, 90 में 37 विधायक हों, तो उसके भविष्य को तो सवालिया निशान लगाना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी है। लेकिन कांग्रेस का भविष्य खुद कांग्रेस पर ज्यादा निर्भर करेगा। कांग्रेस को तय करना है कि एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर उसको कितना सक्रिय रहना है, कितना संघर्ष करना है और जनता का खोया हुआ विश्वास कैसे अर्जित करना है। आप बिना संगठन के, मतलब 4 आपने असेंबली चुनाव लड़ लिए, 3 लोकसभा के चुनाव लड़ लिए, तो ऐसा कहीं होता है क्या? अब 6 महीने में आप LOP तय नहीं कर पाए तो आप जनता को कैसे दोष देंगे? पहले आप अपना घर ठीक करें, पार्टी का संगठन ठीक करें, अपना जो कंफ्यूजन है उसको दूर करें, उसके बाद जनता के बीच जाएंगे। जनता तब आप पर भरोसा करोगी जब आप खुद अपने आप पर भरोसा करो और अपने आप को भरोसे के लायक बनाओ। आप इसी बात के साथ ये चर्चा यहीं समाप्त कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि आज निकाय चुनाव के परिणामों का दिन था, भारतीय जनता पार्टी ने आज शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है, लेकिन अब देखना यह है कि यहां से कांग्रेस पार्टी अपना आत्म